गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट में आरएनएस इक्वेशन के बारे में देखा था एंड नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. You know what is the order of reaction? You know very well because we will already discussed in previous videos for zero order reactions, first order reactions, second order reaction and third order reactions. So we if we don't know about what type of order of reaction is present in any type of reactions, then what should we do? Because you have only the concentration of reactant, you have the rate of reaction, because rate of reaction is a practically point. We can say that if we have the change in concentration, then we will measure the rate of reaction practically. It's not a big deal, but order of the reaction is a very important thing. So we can calculate, we can determine the all other parameters such are very difficult which are easily determined by the help of order of reactions. मतलब क्या है कि यदि हमें किसी अभिक्रिया की कोटि का पता हो तो हम उसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं कि वो उस रिएक्शन की कितनी देर में वो कंप्लीट होगी, या मैं कह दूं कि किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करने से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी. ये बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो पता लगा सकते हैं. तो बात ये आती है कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर का कैसे पता करें. ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको दो चीज़ें हमेशा से पता है. क्या है, आपको एग्जाम्पल लिख करके बता रहा हूँ. सपोज कीजिए रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन के लिए मैं कहूँ कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट. आपको उसका टाइम पता है T1. T1 का मतलब सपोज वी विल start the reactions at any time, so we can say this we can consider this time at a zero time, so we can say T1 is equal to 0. Then the concentration of the reactant will be a R1. We can say R1, the concentration of product should be 0 because there is no reaction start till now. So after the some time, if we can say T2 is equal to 10 minutes or we can say 20 minutes, the rate of reaction is concentration of reactant is R2. So we have the concentration of reactant at any circumstances at any time. Suppose T1, T2, so many times are there, and the concentration of product is P1, meaning the some of the reactant moles of reactant will convert into product. So the remaining concentration of the reactant which is converted already into product is called P1. Okay, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कंसंट्रेशन है और प्रैक्टिकली हम रेट ऑफ द रिएक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं. ये दोनों चीज़ें हमारे पास में है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास में एक तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एंड एक रेट ऑफ द रिएक्शन है. वेग, अभिक्रिया का वेग हमारे पास में है. तो हम उससे किसी भी अभिक्रिया की कोटि को कैसे पता लगा सकते हैं. देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक विधि थी जिसको हम कहते हैं समाकलन की विधि. क्या कहते हैं? समाकलन की विधि. समाकलन की विधि, और वी कैन से इंटीग्रेशन मेथड. इंटीग्रेशन मेथड. ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड एक सबसे, मैं कह दूं कि बहुत अच्छे मेथड की कैटेगरी में नहीं आता. ये हिट एंड ट्रायल मेथड है. कौन सा मेथड है ये? हिट एंड ट्रायल मेथड है. हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि आपको T1 के ऊपर कंसंट्रेशन का पता है, E1 है. T2 के ऊपर कंसंट्रेशन का पता है, E2 है. तो ये क्या कहता है कि आपके पास में रेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तीनों के लिए. जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि जैसे मैं कहूँ आपके पास में जीरो ऑर्डर के लिए है, आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर के लिए. मतलब
मतलब जीरो ऑर्डर के लिए भी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी है, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी है और थर्ड ऑर्डर के लिए भी है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए अपन कहते हैं x इज इक्वल टू के टी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन कहते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log e अपॉन ए माइनस एक्स। इसके लिए भी अपने पास में है 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन ए बराबर के टी। थर्ड ऑर्डर के लिए भी आप देख सकते हैं, आपके पास में है k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी x इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स अपॉन 2a स्क्वायर b माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास में थर्ड ऑर्डर के लिए भी रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर बोथ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट देन वी कैन से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी a minus b and log b a minus x upon a b minus x, and a and b are the concentration of reactant. If both reactants are different, because suppose we can say that if मैं कहूँ कि दो reactant हैं ये product, तो दोनों के दोनों सेम रिएक्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी इंटीग्रेशन इक्वेशन। इफ़ दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं, R1 है प्लस R2 है, फिर अपन कहते हैं तो इसके लिए फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से। तो इस मेथड के अंदर इन द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन if there are different type of concentration at different time, we suppose we can say that if the E1 concentration is the time T1, if the E2 concentration is time T2, then you should put the values of A1, A2, T1 and T2 in their respective formulas of zero order, first order, second order as well as third order reactions. And if the old time at the different parameters, suppose we can say that if मैं T1 के ऊपर मान लीजिए कंसंट्रेशन E1 है, तो इसके अंदर आप जीरो ऑर्डर के लिए K की वैल्यू निकालिए। T2 के ऊपर कंसंट्रेशन A2 है, इसके लिए आप K की वैल्यू निकालिए। T3 के ऊपर कंसंट्रेशन A2 है, इसके लिए आप K की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तीनों की तीनों कांस्टेंट वैल्यू आती हैं, बिकॉज यू नो कि रेट कांस्टेंट इज द कांस्टेंट वैल्यू। there is no change in the reaction there is no change in the value of rate constant in any order of reactions until the temperature and we can say the nature of reactant and catalyst is not used in the reaction। अगर यदि अभिक्रिया के अंदर तापमान, उत्प्रेरक इत्यादि की उपस्थिति नहीं हो, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब तक अभिक्रिया का बीजगणितीय परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं कहूँ कि सपोज करो T1 समय पर किसी अभिकारकों की सांद्रता A1 थी, T2 समय पर A2 थी, T3 पर A3 थी, तो इन डिफरेंट के ऊपर मैं K की वैल्यू को निकालूं और अगर वो K की वैल्यू सेम आती है, मान लीजिए अगर वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की नहीं है तो जीरो ऑर्डर के लिए K1, K2, K3 की वैल्यू सेम नहीं आएगी, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अगर फिर वापस मैं इन तीनों इक्वेशंस को इस फॉर्मूले में लगा के देखूंगा, T1 की वैल्यू रखूंगा, A1 की वैल्यू रखूंगा, K निकालूंगा, फिर T2 की वैल्यू यहाँ रखूंगा, फिर A2 की वैल्यू रखूंगा, K निकालूंगा, फिर T3 की वैल्यू रखूंगा, A3 की वैल्यू लिखूंगा, K निकालूंगा। अगर तीनों टाइम में K सेम आता है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर डिफरेंट आता है तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फिर आपको सेकंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूले निकाल करके वही K1, K2, K3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर उसमें भी सेम नहीं आता तो थर्ड ऑर्डर के लिए, किसी न किसी ऑर्डर के लिए सारे K की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी तो मैं कह दूंगा कि वो रिएक्शन होगी। ये बहुत टाइडी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, सो इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बिकॉज देर आर सो मैनी। एंड मैं कह दूं कि और बहुत अच्छे मेथड्स हमारे पास में जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड आपका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है आलेखी विधि। आलेखी विधि के अंदर क्या है कि आपको यहाँ पर करना क्या है
कि देखिए अभी मैंने आपको वो बताए थे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, मैं आपको फिर से बात करता हूँ। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर के लिए आपको कि जो के है जो है x इजिकल टू के टी है, और मैं कह दूँ कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जो फार्मूला है वो है कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log e माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। थर्ड है सेकेंड ऑर्डर, e इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। तो इसमें हमें क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में फिट करना है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है चाहे तो आप इसको y बराबर एम एक्स में फिट कर दो, चाहे आप इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में फिट कर दो, चाहे आप इसको y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी में, इन तीनों में से किसी में फिट कर दो। लीनियर इक्वेशन आपको सरल रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि y बराबर एम एक्स का कर्व ये होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी का कर्व ये होता है, माइनस एम एक्स प्लस सी का कर्व ये होता है। तो इनमें आपको तीनों में से किसी में फिट करना होता है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन मिलती है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो होगा ये उस ऑर्डर की रिएक्शन होगा। इसके लिए भी हिट एंड ट्रायल है कि आपको पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा। जब तक आपको लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी, तब तक आपको सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप उसकी ऑर्डर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जो तीसरा मेथड है वो बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसको अपन मतलब जिसके अंदर हाफ लाइफ का कंसेप्ट अपन काम में लेते हैं। कि जो हाफ लाइफ होती है वो आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो सिंपल सी बात है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हाफ लाइफ मेथड है, जिसको फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी कहते हैं। फ्रैक्शनल चेंज मेथड। जैसे मुझे पता है कि आपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, जो टी हाफ होती है वो जो होती है एक्स इजिकल टू के टी है, तो अपन ने निकाला ना कि एक्स इजिकल टू के टी होता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। if t is equal to t half, then x is equal to e by 2. So e by 2 is equal to kt half. So t half is equal to a upon 2k. तो मैं कह सकता हूँ कि t हाफ जो है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूँ, आपको पता है कि जो t हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के, मतलब t हाफ ए पर डिपेंड नहीं करता, ये है ही नहीं इसके अंदर। सेकेंड ऑर्डर के लिए आपने देखा टी हाफ जो है वो 1 अपॉन ए के होता है, मतलब टी हाफ ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर में देखेंगे तो जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। तो आपने क्या देखा, एक रेगुलर एक क्रम है कि जैसे टी हाफ इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करता, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थर्ड ऑर्डर के लिए स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको कंबाइंडली लिखें, कंबाइंडली लिखेंगे तो जो टी हाफ को मैं ये कह सकता हूँ ए अपॉन एन वन। इस तरीके से आप यहाँ पे एन की वैल्यू रखते जाइए। ज़ीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0 है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 है, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है। तो इसमें आपको वही रिलेशन मिल जाएगा जो रिलेशन अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइम के ऊपर अगर आपको
इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का पता है, तो आप दोनों का रेशियो ले लेंगे इस तरीके से फॉर T1/T2, दो डिफरेंट टाइम के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो A1 है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ऊपर आ जाएगा A2/A1 की पावर n1। इससे आप निकाल सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यदि आपको दोनों टाइम पता है, T1 पता है, T2 पता है, A2 पता है, A1 पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, n आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरा कंसेप्ट है अपना डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस।